गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वहाँ हमारा जो लास्ट टॉपिक था ये था टोटल ओहमिक लॉस या कॉपर लॉस या रेजिस्टिव लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। और जो ओहमिक लॉस होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? ये वाइंडिंग में होते हैं। तो वाइंडिंग में जो लॉसेस होंगे वो कहाँ होंगे? ये वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में लॉस होंगे। तो हमने ये कंसिडर किया है कि R1 प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। उस कंडीशन में जो टोटल ओहमिक लॉस या टोटल कॉपर लॉस होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग का पावर लॉस और सेकेंडरी वाइंडिंग का पावर लॉस के इक्वल होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में कितना पावर लॉस होगा? I1 स्क्वायर R1। क्योंकि मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो लॉस होगा वो I1 स्क्वायर R1 होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लॉस होगा वो I2 स्क्वायर R2 होगा। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टोटल लॉस है। या अगर कोई आपसे पूछे टोटल कॉपर लॉस कितना है तो इतना है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी हमने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की बात की। अब एक पैरामीटर मैं आपको और बताता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर एक पैरामीटर और आएगा जो कि आएगा लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस देखते हैं ये क्या है। लीकेज रिएक्टेंस एक्चुअल में क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर की कोर है और इस ट्रांसफार्मर की कोर के दोनों साइड हम वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने वाइंडिंग कनेक्ट कर दी प्राइमरी साइड में और ये हमने वाइंडिंग कनेक्ट कर दी सेकेंडरी साइड में। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों साइड मैंने वाइंडिंग कनेक्ट कर दी और फिर मैं प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट सप्लाई V1 प्रोवाइड की। ठीक है, जब मैंने V1 वोल्टेज इसे अप्लाई किया तो ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करती है। तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करेगी। तो जैसे ही मैग्नेटाइजिंग करंट इस वाइंडिंग में फ्लो होगा तो हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसके अराउंड। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? इस कोर में से फ्लो होगा, इस कोर में से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या आपको क्या लगता है कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ फ्लक्स यहाँ लीक हो जाता है इस प्रकार से एयर गैप में कुछ फ्लक्स लीक हो जाता है। और सेकेंडरी साइड में मैग्नेटिक फ्लक्स कब आएगा? जब यहाँ लोड लगेगा। जैसे यहाँ लोड लगेगा वैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग के अराउंड भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? इस कोर में से होकर फ्लो होने की कोशिश करता है। ये हमने देखा है, जैसे इधर I2 करंट फ्लो होता है यहाँ φ2 मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि कोर में से होकर फ्लो होता है। तो ये फ्लक्स भी इधर लीक करेगा और कुछ फ्लक्स यहाँ लीक कर रहा है। तो ये जो फ्लक्स लीक कर रहा है इसे मैं नाम देता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स है उसे φL1 नाम दे रहा हूँ और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स लीक कर रहा है उसे φL2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जो φL1 प्रोड्यूस हुआ, ये जो लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ये किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण ये φL1 फ्लक्स लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और ये I2 करंट के कारण ये φL2 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो I2 के कारण φ2 आ गया और इस I1 प्राइमरी वाइंडिंग के करंट के कारण φL1 फ्लक्स लीक हो गया। अब यहाँ पर लीकेज फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो इस लीकेज फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से ही लीकेज रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो अभी हमें लीकेज रिएक्टेंस देखना एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले तो जो लीकेज रिएक्टेंस है ये आया कहाँ से होगा? रिएक्टेंस क्या होता है? जैसे हमने एक्सेल देखा था लीकेज रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी थी? ω/L। तो पहले तो लीकेज इंडक्टेंस आया होगा तभी लीकेज रिएक्टेंस आएगा। पहले लीकेज इंडक्टेंस आया होगा तभी लीकेज रिएक्टेंस आया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीकेज इंडक्टेंस की, तभी हम लीकेज रिएक्टेंस के कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। लीकेज इंडक्टेंस क्या है? ये टर्म लीकेज इंडक्टेंस क्या है?
देखो क्या है लीकेज इंडक्टेंस। सबसे पहले इंडक्टेंस समझो क्या है, फिर हम लीकेज इंडक्टेंस पे जाएंगे। मैंने आपको इंडक्टेंस को समझाने के लिए बताया था कि यूनिट करंट फ्लो होने पर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, यूनिट करंट फ्लो होने पर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसकी क्वांटिटी को इंडक्टेंस कहते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टेंस है क्या। सबसे पहले मैंने आपको इंडक्टर समझाया था कि इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करने की प्रॉपर्टी को ही इंडक्टेंस कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने वहाँ आपको एक और डेफिनेशन बताई थी कि यूनिट एम्पियर करंट जब हम फ्लो कराते हैं तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसकी क्वांटिटी को भी इंडक्टेंस कहा जाता है। ये फार्मूला भी मैंने वहाँ आपको बताया था। तो L इक्वल टू 5/I। और जब लीकेज रिएक्टेंस की जब मैं लीकेज इंडक्टेंस की बात करूँगा तो मैंने कितना करंट फ्लो करवाया, मैंने I1 करंट फ्लो करवाया, तब कितना लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज इंडक्टेंस हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज इंडक्टेंस। अब मुझे सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज इंडक्टेंस चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, फिर फार्मूला वही है, फ्लक्स अपॉन करंट। तो जब मैंने I2 करंट फ्लो करवाया तब 5L2 फ्लक्स लीक हुआ, इसलिए ये 5L2 अपॉन I2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज इंडक्टेंस हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज इंडक्टेंस। अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग का भी लीकेज इंडक्टेंस मेरे पास है और सेकेंडरी वाइंडिंग का भी लीकेज इंडक्टेंस मेरे पास है। तो अब मैं प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस निकाल सकता हूँ। XL1 क्या होता है, XL1 इक्वल टू ओमेगा इंटू L1। बस ये L1 की वैल्यू यहाँ रख दो तो प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज इंडक्टेंस आ जाएगा। तो ओमेगा L1 कितना है, 5L1 अपॉन I1, ये XL1 की वैल्यू होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस चाहिए XL2, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज इंडक्टेंस। तो ओमेगा L2 कितना है, 5L2 इंटू I2, 5L2 इंटू I2। तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज इंडक्टेंस। ठीक है, अब फिर से हम इक्विवेलेंट सर्किट पर आ जाते हैं और हमारा लास्ट इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, ये नो लोड कंपोनेंट हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इसी डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन करने वाले हैं हम यहाँ पर। देखो इसी डायग्राम को ले रहा हूँ मैं, अलग से कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। ये डायग्राम है मेरा, इसको उठा के इधर ले जाओ। ठीक है, ये अलग आ गया, इसको थोड़ा सा और इधर ले जाता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये I1 करंट है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। कैसे बड़ा करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस रेजिस्टेंस के जस्ट साइड में इंडक्टेंस को जगह दे देता हूँ, क्योंकि I1 करंट के कारण ही वो रिएक्टेंस प्रोड्यूस हुआ है। तो पूरा का पूरा I1 करंट उस रिएक्टेंस में कब फ्लो होगा, जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे उसको। तो XL1 और XL2 को मैं किस पोजीशन पे पुट करूँ। देखो XL1 क्यों प्रोड्यूस हुआ, XL1 क्यों प्रोड्यूस हुआ, अभी हमने यहाँ डिराइव किया। ये देखो XL1 कैसे प्रोड्यूस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जो XL1 प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, ओमेगा इंटू L1 हुआ, और XL2 क्या है, ओमेगा इंटू L2 है, और L1 क्या है, 5L1 अपॉन I1। तो ये जो L1 आया है किसके कारण आया, I1 के कारण आया। इसका मतलब XL1 भी I1 के कारण आया। और इस ओमेगा L2 कितनी है वैल्यू इसकी, 5L2 इंटू I2। तो ये जो L2 का एग्जिस्टेंस किसके कारण है, I2 के कारण है। तो इसका मतलब XL2 भी I2 के कारण है। इसलिए मैं XL1 और XL2 को इस सर्किट में ऐसी पोजीशन पे प्लेस करूँगा कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुए वो पूरी की पूरी क्वांटिटी उसके अंदर से जाए। तो इस XL1 को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा सीरीज़ में,
जिससे कि पूरा का पूरा करंट उसमें से होकर फ्लो हो जाए। देखो कैसे करूँगा, थोड़ा सा एडिट करते हैं। ये R1 मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और उसके सीरीज़ में XL1 लगा दिया, जिससे कि पूरा का पूरा करंट इसमें से होकर जाए। तो ये हो गया R1 और ये हो गया XL1, ये कनेक्ट कर दिया मैंने। फिर क्या करूँगा, मैं इस R2 की ही सीरीज़ में मैं XL2 को भी कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि पूरा का पूरा I2 करंट उसमें से होकर जाएगा। ये R2 रेजिस्टेंस, उसी की साइड में XL2 लगा दिया। ठीक है, अब मेरा इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन गया। अब ये मेरा कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बच गया। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी नो लोड की बात की थी हमने। जब हमने नो लोड की बात की थी, उस कंडीशन में अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे था, तो चाहे आइडल ट्रांसफार्मर हो चाहे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो, ये मैग्नेटाइजिंग करंट तो ड्रॉ करेगा ही, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में बनना ही चाहिए। फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस का कॉम्बिनेशन कोर लॉस होता है, तो ट्रांसफार्मर में कोर लॉस होगा। तो उसको कौन फिलफिल कर रहा है, ये कोर लॉस वाली ब्रांच है। इस कोर लॉस वाली ब्रांच ने उन दोनों लॉसेस को, ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कवर कर दिया, तो ये ब्रांच आ गई। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने लोड लगाया। जब मैंने लोड लगाया तो सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो होने लग गया। सेकेंडरी साइड में जब करंट फ्लो हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन प्राइमरी साइड में हुआ, तो प्राइमरी साइड में भी करंट फ्लो होने लगा। तो करंट किस में फ्लो होगा, वाइंडिंग में फ्लो होगा। तो वाइंडिंग का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ना, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो दोनों साइड की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी है। फिर उसके बाद जो फ्लक्स ट्रांसफार्मर की कोर में लीक हो रहा था, उसको किसने रिप्रेजेंट कर दिया, ये लीकेज रिएक्टेंस ने उसे भी एक्सप्रेस कर दिया। इस प्रकार से ये मेरा कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, इस प्रकार से मेरा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट हो।